हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग इंटरमीडिएट में जो फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश वाला चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश है और इसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी अगर कोई बॉडी है उस पर 8 कूलाम ऋण आवेश है और बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो, हमने मान लिया कि माना इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है। ठीक, और हमें पता है, एक हमें फार्मूला बताया गया था Q बराबर एन। क्यू देखो कितना है, आवेश कितना दिया है 8, तो 8 कूलाम आवेश रखा, बराबर n हमें चाहिए, इनटू में ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मूल आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ई, उसका मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। माइनस का होता है लेकिन हमें परिमाण लेना है यहाँ पे, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब हमें एन चाहिए, तो एन बराबर आएगा 8/1.6 गुणे 10 की पावर -19। दशमलव हटाओगे ऊपर जीरो, 16×5 = 80 हो गया, इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो ये 5 आएगा, गुणे में 10 की पावर कितना आ जाएगा, 19। तो जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 10 की पावर -19। यानी कि इसमें जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को किया गया, देखो 8 कूलाम ऋणावेश था, मतलब कोई एक चालक है, उस चालक पर 8 कूलाम आवेश दे रखा है, आपको गिवन है। तो क्यू बराबर हमें दिया हुआ था कितना है, 8 कूलाम। ठीक, और कह रहा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी भी चालक पर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर आवेश कितना होता है, ई। दो अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2e होता है, और अगर n इलेक्ट्रॉन है तो ne होता है। तो q बराबर हमने क्या लगा दिया, ne। q का मान हमें दे रखा था, e का मान हमें पता ही है, मूल आवेश, बस n का मान हमें कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे करेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता थी क्या, वो था एप्सिलॉन नॉट। हमें इसका मात्रक चाहिए। मात्रक जब किसी का हमें निकालना होता है तो एक हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उस फार्मूले से ही हम उसका मान निकाल पाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर आप सूत्र देखें, यहाँ पे जो हमने वैद्युत बल वाला फार्मूला पढ़ा था एफ बराबर, वो पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपान में क्या था, R²। ये पहले हमने सूत्र देख लिया। अब इसमें हमको एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए या इसका मात्रक चाहिए, इसकी गुणा का पहले कर दो आप। ठीक है, तो F लिखा, इंटू में एप्सिलॉन नॉट क्या रहा, 1/4 पाई इंटू में Q1 गुणे Q2 और अपान में R²। अब हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपान FR²। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसका मात्रक लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 1/4 पाई ये तो एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं। Q1 क्या होता है, आवेश। ठीक, और आवेश का जो मात्रक होता है वो पता है, एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है। और Q2 भी क्या ही होता है, आवेश, तो ये हो जाएगा कूलाम। अपान F क्या होता है, वैद्युत बल, और बल का मात्रक तो पता ही है, न्यूटन है भैया। इंटू में R, जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उसमें क्या था, Q1 और Q2 दो आवेश थे, बीच की दूरी कितनी थी, R। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे R है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कुल मिला के कूलाम गुणे कूलाम, इसको हम लिख देंगे कूलाम का स्क्वायर, अपान यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, और इंटू में मीटर का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा वो आएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन गुणे मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा हमारा पार्ट सही हो सकता है, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा ए वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होगा, तो हमें इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो हमको पता ही है, ई बराबर -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम।
और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m या me जो भी बोलो, ये होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक। अब आवेश का और द्रव्यमान का क्या चाहिए अनुपात, यानी कि E अपान क्या चाहिए हमें m, क्योंकि E क्या हो गया, आवेश हो गया, m क्या हो गया, द्रव्यमान। तो आवेश बटे द्रव्यमान। अब इसके लिए हमें मान रखना होगा। E का मान रखो 1.6 गुणे 10⁻−19 बटे 9.1 गुणे 10⁻31। दशमलव हटा दिया, ये आ गया आपका 16 बटे में क्या आ गया 91। अब इसको आप ऊपर ले चलो घात को, माइनस का 19 है और प्लस का 31 है। ठीक, तो यहाँ से 16 बटे 91 आएगा, गुणे में यहाँ से 31 है और उसमें से 19 चला जाएगा तो 10 की पावर कितना बच जाएगा, 12। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक जीरो हम इधर उतार लेते हैं तो ये आ जाएगा 160 और बटे में 91 और गुणे में कितना आ जाएगा 10⁻11। अब इसको आप भाग कर सकते हो। मान लो ये 91 ना होकर 90 है, थोड़ा सा हमें बस कैलकुलेशन करके मान निकालना है, तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 बटे 90 गुणे 10⁻11। अब आप देखो 9 का पहाड़ा 16 में पढ़ोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, 9 7 63। ठीक, और गुणे में कितना आ जाएगा 10⁻11। हमें केवल अपना ऑप्शन चेक करना, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो कौन सा आ रहा है, 1.7 गुणे 10⁻11। तो हमारे लिए, और मात्रक देखो ई का क्या था ऊपर, कूलाम, और अपान में क्या होगा, किलोग्राम। तो यहाँ से क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का हमें अनुपात बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो याद है 1.6 गुणे 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो हमें याद करना होगा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। फिर आपने इसका अनुपात निकाला, कैलकुलेशन की और आंसर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण था वो किसका निकाला जाता था, अगर कोई द्विध्रुव होता था, और द्विध्रुव में क्या होता था, दोनों बराबर परिमाण के होते थे लेकिन विपरीत प्रकृति के होते थे। तो देखो इसमें बोला तो है 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो एक +2 माइक्रोकूलाम है और एक माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता था, Q इंटू 12, जहाँ Q क्या होता था, जो भी दोनों आवेश हैं उन आवेशों में से किसी एक का परिमाण आप ले लीजिए। तो यहाँ से हमने Q बराबर चाहे 2 माइक्रोकूलाम प्लस का लो चाहे माइनस का, परिमाण तो 2 ही होगा। अब इस 2 माइक्रोकूलाम को चेंज किया हमने कूलाम में, ये Q आ गया। 2L जो होती थी ये दूरी होती थी आवेशों के बीच, तो दूरी जो 2L वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसको हमें बनाना पड़ेगा भैया मीटर में, 100 से कर दोगे आप भाग, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में 10⁻−2 हो जाएगा मीटर, तो ये आपका 2L आ गया। बस यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे 10⁻6 इंटू में जो 2L है 3 गुणे 10⁻−2, यहाँ से इसको हल किया, 2 3 6 और -6 और -2 कितना आ जाएगा, -8। मात्रक की अगर हम बात करें भैया, तो यहाँ से मात्रक की बात देखो, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इंटू में 12 क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो 6 गुणे 10⁻−8 कूलाम इंटू मीटर। तो देखो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा जो है बी वाला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे बस सूत्र पे ही क्वेश्चन बना हुआ था। अगले में आइए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण कितना होता है, बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर बताया था PE sin थीटा, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो टाउ वेक्टर बराबर जो आता था वो P वेक्टर इंटू में क्या आता था, क्रॉस E वेक्टर। टाउ बराबर PE sin थीटा, ये किस तरीके से आता था भैया, अगर आपको ध्यान हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जो हम लिखते थे वो क्या आता था, मॉड ए मॉड बी और बीच का कोण साइन थीटा। तो वही चीज़ तो है ये, मॉड पी मॉड ई और साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी पी वेक्टर इंटू में क्रॉस ई वेक्टर। तो टाउ का मान ये बलयुग्म आघूर्ण का आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। कहीं पे एक कोई वैद्युत क्षेत्र ई लगा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाते थे भैया, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है कहीं पे और एक क्या है, प्रोटॉन है। कह रहा है कि बताओ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर वैद्युत बल, अगर कोई आवेश Q किसी वैद्युत क्षेत्र E में उपस्थित होता था, तो इस पर जो लगने वाला बल होता था F बराबर, वो क्या होता था, Q इंटू E होता था। और जो F होता था ये सदिश राशि होती थी, तो अगर F वेक्टर जो होता था Q इंटू E वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझो, जो अगर धनावेश कोई है, अगर आवेश कैसा है, धनावेशित, तो धन आवेश पर जो बल लगेगा वो किसकी दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर ऋणावेश है तो उस पर बल किधर लगेगा, वो लगेगा विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट पढ़िए, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। देखिए वैद्युत बल का मान तो बराबर हो सकता है, लेकिन दोनों पर जो दिशा होगी वो क्या होगी। जैसे ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन होता है प्लस का, तो इस पर जो बल की दिशा आएगी F, वो किधर होगी, E की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, तो इस पर जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विपरीत। दोनों के मान क्या हो सकते हैं, बराबर, क्योंकि जब हम परिमाण लेते हैं तो परिमाण में दिशा थोड़ी ना ली जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों के मान तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होने से वैद्युत बल के मान नहीं बराबर होंगे, परिमाण बराबर होंगे, ठीक। तो देखो उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी सदिश राशि होती है तो उसमें क्या होती है, दिशा भी होती है और परिमाण भी। और अगर सदिश लोगों को बराबर करना है तो दिशा और परिमाण भी क्या होना चाहिए, बराबर। इसमें परिमाण तो बराबर हो सकता है, लेकिन दिशा क्या है भैया, विपरीत। तो आपका ए वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बोला है उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं बराबर होंगे। बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये बात सही है। नंबर 3 कह रहा है उनके त्वरण बराबर होंगे। अब देखो त्वरण जो होगा, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो ए बराबर जब हम लिखेंगे तो एफ बटे क्या होगा, एम। अब मान लो दोनों के लिए F का मान तो क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों पर बल क्या लग रहा है, बल का परिमाण बराबर है। लेकिन अगर द्रव्यमान बराबर हो जाए तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, बराबर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, इसलिए इसमें त्वरण भी बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे सी पार्ट, कहेंगे उनके त्वरण बराबर होते हैं, कहेंगे नहीं। कहेंगे उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही वाला होगा, तो वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लीजिए इसको, क्योंकि कोई भी सदिश राशि को अगर हम ये बोल रहे हैं कि सदिश राशि बराबर है, तो सदिश राशि में होता क्या है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो परिमाण भी बराबर होना चाहिए, दिशा भी एक जैसी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये सदिश बराबर है। इसमें धनावेश पर जो बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, लेकिन ऋणावेश पर जो बल की दिशा होती है वो विपरीत होती है। तो दिशा जब पलट गई है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ इसमें जो है वैद्युत बल बराबर नहीं होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है, ठीक है। लेकिन हाँ इनके मान जो होंगे, परिमाण जो होगा वो क्या हो सकता है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक एल्फा कण है और वो 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल का मान बताइए। देखो न्यूटन बटे कूलाम का वैद्युत क्षेत्र हमें जो दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम, और लगने वाले बल का मान चाहिए, यानी कि हमको एफ चाहिए। अब हमें पता है, और अल्फा कण कैसा होता है, आवेशित कण। अल्फा कण क्या है, आवेशित। अल्फा कण पर जो आवेश होता है Q, वो किसके बराबर होता था, 2e के, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 × E का मान रखा 1.6 × 10⁻19, तो ये Q इतना आवेश है। अब आप बता सकते हो, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q रखा है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उसका सूत्र F बराबर क्या होता था, QE। Q का मान लिखा 2 × 1.6 × 10⁻19 इंटू में E का मान लिखा 15 × 10⁴। अब देखो यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं भाई। तो ये 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 1.6, और यहाँ से आ जाएगा 10⁻15। अब यहाँ से आ जाएगा 16 × 48 और 0 और 1 अंक बाद दशमलव, फिर 1 दशमलव को इधर उठा लेंगे, 1 अंक और खिसका देंगे, तो 4.8 × 10⁻15, और इसमें एक प्लस हो जाएगा क्योंकि हम दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो घात 1 जुड़ेगी, तो यहाँ से आकर कितना हो जाएगा, 10⁻14। और ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
तो देखो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा ए वाला करेक्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, फार्मूला पर बेस्ड था। अल्फा कण था, अल्फा कण आवेशित कण होता है, ठीक है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया और लगने वाले बल की बात उसने कही है। तो लगने वाला जो बल है वो कैसे निकाला जाएगा, अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बल लगता है वो F बराबर क्यू ई होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान देनी होती है। कह रहा एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र है ई, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी कण को भेजा गया और इसको, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो अब जो उस कण पर बल लगेगा वो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, या जैसे उसको हमने एंट्री ऐसे दी किसी भी आवेश को या द्रव्यमान को, तो इसका जो पथ होगा वो ऐसे सीधे चलते चली जाएगी कि यह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित। तो ये डिपेंड करेगा कि जिस कण को तुमने भेजा है उस पर आवेश है या नहीं, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र तुमने लगाया है, वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही आवेश क्यू जाएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र आने वाले आवेश पर क्या लगाना शुरू कर देगा, वैद्युत बल। इस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विक्षेपित होगा। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो हमें समझना है कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को हम भेजते हैं तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा, उस वैद्युत बल के कारण उसकी जो दिशा होगी वो अपने मार्ग से क्या हो सकती है, विचलित। तो यहाँ विक्षेपित वाले में आपको ये समझना है कि कौन ऐसा है जिस पर आवेश है। देखो न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन। गामा किरणें भी ऐसी होती हैं। अल्फा कण पर आवेश, एक्स किरणें पर कोई आवेश नहीं। तो यहाँ पे अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है भैया, आवेशित होता है। 2 इकाई का धनावेश होता है या नहीं, अल्फा कण पर 2 इकाई क्या होता है, धनावेश। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में वही विक्षेपित होगा जिस पर क्या होगा, आवेश। अगला कह रहा है वायु में रखे 2 धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। देखो पहले 2 धनावेश जो थे वो वायु में रखे थे, हमने मान लिया एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, बीच की दूरी r है, वायु में रखा है। तो इनके बीच जो बल लगेगा Fa, एयर में लगने वाला बल, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या लिखोगे, Q1 Q2 और अपान में बीच की दूरी r, इसका वर्ग। अब इनको जो है वहीं पे रखा गया है, Q1 Q2 को जैसे थे, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कोई एक परावैद्युतांक में K में रख दिया गया है। मान लो माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K। अब ये माध्यम मीडियम बोलेंगे इसको आप। तो इसमें अब जो आप फार्मूला लगाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और माध्यम का जो परावर्तांक है उससे भाग कर दिया जाता है। तो अब आप इसको कर सकते हो, अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करें तो ये जो FA बटे FM होगा इसका मान लिख दो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। देखो ये जो भी हो कट जाएगा, पहले यहाँ से जो आएगा वो आएगा FA/FM बराबर ये जो K होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब माध्यम में जो FM है उसको हमें निकालना है, तो FM गुणे K बराबर कितना आ जाएगा, FA। तो अगर हम FM निकालेंगे तो FA बटे क्या आ जाएगा, K। यानी कि जो वायु में बल लग रहा है उसमें आपको K से भाग करके माध्यम का जो परावर्तांक होगा उसका मान रखने के बाद उस माध्यम में लगने वाला बल आ जाएगा। तो बताओ बल जो होगा वायु में लगने वाले बल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे भी हमेशा ध्यान रखो माध्यम का जो परावर्तांक होगा उससे भाग हो जाएगा हमेशा। अगर वायु में रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद किसी माध्यम में ले गए तो जो माध्यम का परावर्तांक होगा उतने से आपको क्या कर देना होगा, भाग, ठीक। ऐसे कर सकते हो। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखो ये आपका FA का मान था, ये FM का मान था। इस FM को थोड़ा देखो आप सही से, FM बराबर आप ऐसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू K, ऐसे लिख सकते हो आप। अब बताओ ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी हो गई, देख लो, ये हो गई FA की, और बटे में क्या है, K। देखो वही चीज़ तो आ जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखो कि आवेशों को अगर आपने वायु में रखा है या निर्वात में रखा है और उसके बाद आप किसी परावर्तांक में ले जा रहे हो तो माध्यम का जो परावर्तांक होगा उतने से आपको क्या कर देना होगा, भाग। जैसे अब अगर इसको हम जल में रखें तो जल का जो परावर्तांक होता है 80, तो 80 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए।
तो इसमें आपका हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। अब आइए, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, पहले वायु में और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात होगा। देखो फिर वही बात है, आवेश दो थे आपके पास, एक था Q1, एक था Q2, बीच की दूरी r है, पहले कहाँ है, एयर में। तो इस पर जो बल लग रहा होगा Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², समीकरण 1। फिर देखो उतनी ही दूरी पर रखा गया है Q1 Q2 को, और माध्यम का परावर्तनांक K है। अब आप कहोगे माध्यम का जो बल होगा माध्यम के बीच, वो होगा Q1 Q2/K r²। ये समीकरण 2 हो गई। अब अगर आप देखो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2r², ये पूरा और ये मान, ये देख लो भैया किसका मान हो गया है, ये तो Fa का मान हो गया है, और बटे में K। हमें अब देखो दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात पहले किस में रखा था, वायु में, तो Fa लिखेंगे आप, और बटे में क्या ले आ सकते हो आप, Fm, K की उधर गुणा कर सकते हो। तो अब आप देखो दोनों में अनुपात Fa अनुपात Fm बराबर K/1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन बी है।